हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे सर्फ मेथड के बारे में। इस पर कुछ चार पांच क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन है इनफैक्ट। जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि हर एक वीडियो में फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू फीचर इंजीनियरिंग डेटा साइंस वो हम लेकर के आएंगे। सो आज उसी सीक्वेंस में इमेज फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी जब हम किसी इमेज के फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस समय पे जो मेथड्स यूज किए जाते हैं मशीन लर्निंग के लिए, मशीन को सिखाने के लिए, वो मेथड्स में से एक मेथड है सर्फ। ठीक है। तो सर्फ एक टेक्निक है फॉर इमेज फीचर एक्सट्रैक्शन। तो इसी से रिलेटेड पांच क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हैं। तो इन पांच क्वेश्चंस को आइए हम देखते हैं कि क्या है ये फाइव क्वेश्चंस, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हैशियन अप्रोक्सीमेशन यूज्ड इन सर्फ। हैशियन अप्रोक्सीमेशन जो हम यूज करते हैं सर्फ में, उसका क्या पर्पस है, प्राइमरी पर्पस क्या है। टू स्पीड अप द डिटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट पॉइंट्स, पहला ये हो गया। टू improve the accuracy of the feature description calculation, to enhance the robustness of the algorithm to illumination changes, या to reduce the memory footprint of the algorithm। बात यह है कि ये चारों ही चीजें हैशियन अप्रोक्सीमेशन से ओवरऑल अचीव की जा सकती हैं। अलग अलग भी अगर हम इसको देखें तो चारों ही आंसर काफी हद तक सही लगते हैं, लेकिन इसमें हमें प्राइमरी पर्पस की बात पूछी जा रही है। मेन पर्पस क्या है, राइट। तो मेन पर्पस को समझने से पहले, इसका सही आंसर देने से पहले, इफ यू आर अवेयर अबाउट द हैशियन अप्रोक्सीमेशन तो कोई बात नहीं है, यू शुड बी अवेयर अबाउट द आंसर एज वेल। लेकिन अगर आपको हैशियन अप्रोक्सीमेशन नहीं पता है तो देन लेट मी एक्सप्लेन यू इट विद द हेल्प ऑफ अ लेमैन एग्जांपल, राइट। सपोज करो कि आप किसी फॉगी माउंटेन में हो, किसी माउंटेन में आप पहुंच गए हो, ढेर सारे बादल हैं और आपको नीचे पहुंचना है, राइट। और एक एक कदम नीचे रखते जाना है और नीचे उतरना है धीरे धीरे। बहुत ज्यादा फॉग है तो आप क्या करोगे। एक तो तरीका ये है कि आप बहुत ही स्टीप वे में उतरो, राइट। बिल्कुल स्टीप जाकर के उतरो और एक कदम नीचे रखो और देखो कि पैर रखा कहीं पे तो ठीक है, अगला कदम बढ़ा दिया। फिर उसके बाद फिर नीचे देखा, अगला कदम बढ़ा दिया, राइट। तो इस केस में क्या होता है, ये आपका एक्यूरेसी तो काफी हद तक बताएगा और जो है ये आपको पहुंचाएगा भी, हो सकता है पहुंचा भी दे, लेकिन बात यह है कि नीचे पहुंचाने से पहले हो सकता है कि आपको कहीं पे फंसा भी दे, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम होती है अगर हम किसी फॉगी माउंटेन में हैं तो। और जब हम मशीन लर्निंग करा रहे हैं तो हमारे सामने सिचुएशन, मशीन को जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं वो फॉगी माउंटेन जैसे ही होती है कि कैसे इसको सिखाएं, क्या इसको बताएं, कैसे इसको समझाएं कि हाँ अगला स्लोप कहाँ पे है, अगली सही जगह पे कहाँ पे है, या फिर अगला पॉइंट वो कहाँ पर है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे किसी इमेज में कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर जब आप फॉगी माउंटेन में नीचे उतर रहे हो तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आपका पैर सही जगह पे पड़े। तो आप काफी स्टीप वे में जाते हो, राइट। आप आगे नहीं देख रहे हो, आप बहुत छोटे छोटे कदम ले रहे हो, लेकिन ये है कि आप जो है एक सही जगह खोजने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें खतरा भी है, बट हाँ ये अगर सही चलता चला जाता है तो आप जो है देरी में ही सही, लेकिन आप एक बार में चीजों को पार कर जाओगे, राइट। चीजों को देखने का परव्यू आपके सामने ज्यादा अच्छा नहीं होगा। दिस पॉइंट इज द मेन पॉइंट कि अगर आप इस तरीके से नीचे उतरते हो कि हाँ मैं एक स्टीप में कोई पॉइंट मिल जाए, बिल्कुल सीधा उतरता जाऊं, तो ये आपको हो सकता है सही जगह पहुंचा दे, हो सकता है ना ही पहुंचाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप यहाँ पर ज्यादा बड़ा व्यू नहीं देख पा रहे, कितना खतरा है ये नहीं देख पा रहे, कितना एक्यूरेसी होगी आपकी, या एक्यूरेटली आपको सही जगह ये पहुंचाएगा भी या नहीं है, इस चीज को लेकर के आप कंफर्म नहीं हो सकते। उसी तरीके से आप ये इमेजिन करो कि आपकी इमेज में कुछ इंटरेस्ट पॉइंट्स होते हैं। उन इंटरेस्ट पॉइंट्स पे अगर आपको पहुंचना है तो या तो आप स्टीप वे में चलें। स्टीप वे में चलने का मतलब क्या है, एक स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है, अगर हम स्लोप की बात करें मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में स्लोप हम कैसे निकालते थे। अगर कोई कर्व है हमारे पास, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, देन व्हाट यू डू, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका जो परपेंडिकुलर होता था अपॉन बेस। ठीक है, इन दोनों को लेकर के निकाल लेते थे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस इज द टेन थीटा स्ट्रेट लाइन के लिए। बट अगर हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं होती थी तो आप क्या करते थे, अगर एक कर्व बनता था तो क्या करते थे, कर्व बनने के केस में हर एक पॉइंट पे किस तरीके से हमारा कर्व चेंज हो रहा है उसको पता करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ले लेते थे उस कर्व का, और उस छोटे से हिस्से का कर्वेचर निकालते थे। तो इसको निकालने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता था उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का पार्ट है ये। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कैलकुलस भी यूज होती है, हमारे मैथमेटिक्स की जो एक कॉन्सेप्ट है उसको कैसे यूज किया जाता है मशीन लर्निंग में। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप स्टीप वे में जाएं, कि एक बार में एक जो डिफरेंशिएशन है वो करके देख लें कि क्या स्लोप है, कहाँ पे मैक्सिमम स्लोप है, राइट, उस चीज को पता कर लें। दूसरा ये है कि आप थोड़ा बड़ा व्यू देखें।
जैसे आप पहाड़ पे ऐसी जगह पहुंचे जहां पे आपको पहाड़ थोड़ा सा समतल दिख रहा हो, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा व्यू दिख रहा हो, जहां पे क्लियर हो सके कि हाँ, इस तरफ जाने पर मुझे नीचे उतरने का रास्ता आसानी से मिलेगा, राइट। उसके बाद आप नीचे उतरते चले जाइए। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक इंटरेस्ट पॉइंट, एक फीचर, एक इमेज का कोई फीचर है जो आपके लिए इंटरेस्ट का है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी एक बड़ा परव्यू देखने की जो कोशिश है, वही कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो इससे क्या होता है, आपको जो है जल्दी से डिसीजन लेने में आसानी होती है। आप डिसीजन जल्दी से ले पाते हो। जैसे एक बड़ा व्यू देख रहे हो और आपको दिख रहा है कि हाँ, ये वाला जो हिस्सा है ये काफी लंबा जा रहा है, काफी दूर तक जाएगा, ये सेफ है। और दूसरा हिस्सा है कि हाँ ठीक है, कम स्टीप है और यहां से साफ दिख रहा है कि ये सीधे जमीन तक पहुंच रहा है। ठीक है, स्टीप कम है ये, राइट। कुछ ऐसा है जो ज्यादा स्टीप है, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता है कि हाँ, मैं ये स्टीप वाला जो स्लोप है इसको उठा करके अगर ले लूं और इसी पे चलता रहूं तो पहुंच जाऊंगा। तो डिसीजन मेकिंग बिकमिंग फास्टर, कि मैं कौन सा, मेरे को मेरा इंटरेस्ट पॉइंट कहाँ पे आसानी से मिलेगा। दैट डिसीजन मेकिंग इज वेरी इजी इन दिस केस। जब आप क्या करते हो, जब आप इसका जो हैसियन अप्रोक्सीमेशन करते हो, उस केस में ये हैसियन अप्रोक्सीमेशन ही है। जब आप अपने माउंटेन को बड़े फॉर्म में देखते हो, राइट, उसको कंपेयर आप कर सकते हो कि हाँ, एक बड़ी पिक्चर आप देख रहे हो, तो वहां पे जब बड़ी पिक्चर देख रहे हो तो वहां पे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग जगहों पे स्लोप देखोगे, राइट, अलग अलग जगहों पे स्लोप देखोगे। तो वहां पे क्या चीज आ गई, अगर आप इसको मैथमेटिक्स से कंपेयर करो तो अलग अलग जगहों पे यानी अलग अलग वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में जब आप स्लोप देखते हो तो क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो, यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता था, एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल्स हैं किसी एक इक्वेशन में, और एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको स्लोप निकालना है या आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो वाई को क्या करते थे, कांस्टेंट लेते थे और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, सो दैट आपको ये पता चले कि एक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है व्हेन वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट बाई, राइट। फीचर इंजीनियरिंग में भी यही चीज देखी जाती है कि कोई एक फीचर किस तरीके से चेंज हो रहा है अगर मैं दूसरे फीचर के बारे में ना सोचूं तो। इंडिविजुअली देखा जाता है, इंडिविजुअली देख करके फिर लास्ट में एक कंप्लीट रिजल्ट लेकर के आया जाता है कि हाँ, इन सबका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, राइट। तो उसी तरीके से यहां पर भी आपको ये देखना होता है कि अगर आप कई स्लोप्स देख रहे हैं उस माउंटेन पे, तो एक स्लोप कैसा जाएगा, दूसरा स्लोप कैसा जाएगा, तो दूसरे स्लोप को देखोगे तो पहले स्लोप को आप हटाओगे ना, यानी उसको कांस्टेंट कर दोगे, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट यहां आ गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, एक्स वाई जेड तीन टर्म्स में है, चार टर्म्स में है, चार स्लोप है, दो स्लोप है, उसी के बेसिस पे, तो हर स्लोप के रिस्पेक्ट में आप निकालते हो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हो, और जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके लिए, हेसियन अप्रोक्सीमेशन इसी को कहते हैं, जब हेसियन अप्रोक्सीमेशन आप कर लेते हो तो उसके बाद जो वैल्यू आपको मोस्ट सुटेबल लगती है, जो भी आपका एल्गोरिथम है, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि हाँ, इस तरीके से जाने पर, इस वे में जाने पर मुझे मेरा इंटरेस्ट पॉइंट ज्यादा आसानी से मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आसानी से मिलेगा। तो ठीक इसी तरीके से किसी भी इमेज में एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज द हेशियन अप्रोक्सीमेशन। तो हेशियन अप्रोक्सीमेशन इज यूज्ड इन द सर्फ। सर्फ के अंतर्गत एक टेक्निक है, उसके अंडर एक टेक्निक आती है, इसको हेशियन अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू इजिली फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर। सो द आंसर इज ऑब्वियसली ए, टू स्पीड अप द डिटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट्स, राइट। तो ऐसे करके जब हम पढ़ेंगे, तो अगर आप फीचर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, डेटा साइंस पढ़ चुके हैं, तो अगर आप कहीं प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या फिर आप रिवीजन के लिए एक अच्छा लोकेशन देख रहे हैं कहीं पर कि कहाँ पे आपको एक ऐसा मटेरियल मिल जाए जहाँ पे आप अच्छे से रिवाइज कर पाए, तो दिस इज द प्लेस, आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, सर्फ यूजेस अ हेसियन अप्रोक्सीमेशन टू एफिशिएंटली डिटेक्ट इंटरेस्ट पॉइंट्स। दिस अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफाइज द कंप्यूटेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट of the Hessian matrix, which is crucial for identifying points with high variation in the intensity। कुल मिलाकर के इंटरेस्ट पॉइंट कौन से होते हैं, जहां पर हाई वेरिएशन हो इंटेंसिटी का, इमेज में जहां पर भी हाई वेरिएशन हो, इंटेंसिटी में अचानक से चेंज हो जाए, वो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट होता ही होता है। क्योंकि वहां पर या तो आपको किसी इमेज की बाउंड्री मिलेगी या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्ट पॉइंट मिलेगा जो कि अपनी इमेज को बदल रहा है, यानी एक इमेज दूसरी इमेज से सेपरेट आउट हो रही है, राइट। तो ये चीज होती है सर्फ मेथड में जो यूज की जाती है, जिसको हेसियन अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, वो है ये। सो लेमैन के टर्म्स में अगर आप समझ पाए तो आप ऑब्वियसली ये समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात क्यों की, और जब आप हेसियन अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे देन ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग द पार्शियल डेरिवेशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स। आइए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटीग्रल इमेज इन सर्फ। इंटीग्रल इमेज इन सर्फ का क्या एडवांटेज है, इंटीग्रल इमेज क्या होती है। पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रिड्यूस्ड मेमोरी यूसेस, दूसरा है फास्टर फीचर डिस्क्रिप्शन कैलकुलेशन, तीसरा है इंप्रूव्ड रोबस्टनेस टू नॉइस,
और चौथा है एनहांस्ड एबिलिटी टू हैंडल लार्ज इमेजेस। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटेग्रल इमेजेस होती क्या है। इंटेग्रल इमेजेस कुछ ऐसी चीज है, सपोज करो कि आपके पास एक पिज्जा है, उस पिज्जा की अलग अलग स्लाइसेस हैं। एक स्लाइस पे कुछ ऑलिव्स हैं, दूसरी स्लाइस पे कुछ ऑलिव्स हैं, तीसरी पे कुछ हैं, चौथी पे कुछ हैं। आपको सारे ऑलिव्स को काउंट करना है, राइट। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी मतलब ऑलिव्स को पिक्सल से कंपेयर कीजिए, तो वो स्पेसिफिक पिक्सल्स हो सकते हैं आपकी इमेज में। वो स्पेसिफिक पिक्सल्स आप खोजना चाह रहे हो और काउंट करना चाह रहे हो। काउंट करके क्या निकालना चाह रहे हो? इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हो अपनी इमेज की विथ रिस्पेक्ट टू सम फीचर, राइट। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप? या तो आप पूरे के पूरे इमेज को इसी तरीके से देखो, राइट। और या फिर दूसरी तरीके से यह है कि पूरे इमेज मतलब ये पूरे इंटेग्रल इमेज के जो फीचर होते हैं ना, उसकी बात हो रही है ये। मतलब किसी इमेज के किसी पोर्शन की बात नहीं हो रही है, पूरे इमेज पर कोई एक फीचर अगर एप्लीकेबल है, जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, जैसे फोरग्राउंड कलर हो गया, राइट, जैसे थीम कलर हो गया। तो ये जो पूरे पिक्चर पे एप्लीकेबल थीम होती है ना, वो जो चीज होती है, उसके लिए यहां पर जो बात की जा रही है वो इंटीग्रल इमेजेस का कॉन्सेप्ट है। तो पूरे के पूरे पिक्चर की जो थीम होती है, उसकी बैकग्राउंड इमेज या जो भी एक कंप्लीट थीम होती है एक इमेज की, उसके लिए आप जो है इंटीग्रल इमेजेस का यूज करते हो। तो उसके लिए जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया आपको, ऑलिव्स का यूज कर लिया आपने, जैसे कि ऑलिव्स के एग्जांपल का यूज कर लिया। पिज्जा के ऊपर एक स्लाइस के ऊपर 15 ऑलिव पड़े हैं। जब दूसरे स्लाइस पे आप पहुंचिए, तो दूसरे स्लाइस पे पहुंचने के बाद आप क्या करिए कि हर स्लाइस अपने काउंट तो रखता ही है, और हर अगला स्लाइस पिछले स्लाइस के भी काउंट रखता है और अपने काउंट भी जोड़ करके रखता है। तो इट्स लाइक अ रनिंग टोटल। जैसे पहले स्लाइस पे 15 वो थे, 15 पीसेस थे ऑलिव के, और दूसरे पे 10 थे। तो दूसरा अपने काउंट तो रख ही रहा है 10, लेकिन हमें दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है, इंडिविजुअली इंटरेस्ट ही नहीं है हमें। तो दूसरे में 10 है, पिछले में 15 थे, तो 15 और 10 25। सो एवरी स्लाइस विल कीप द रनिंग टोटल, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरी इमेज के एक स्पेसिफिक फीचर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छा। यहां पर यूज क्या होगा? ऑब्वियसली मैट्रिक्स ऑपरेशंस यूज होंगे। जहां पर भी इस तरीके से इमेज के ऊपर कुछ स्लाइड कर रहे हो, तो इमेज ऑब्वियसली एक पिक्सल्स का कलेक्शन है, रो एंड आपका कॉलम, राइट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में जो भी पिक्सल्स आ रही हैं, उनका एक कलेक्शन ही तो है इमेज। तो जब भी इमेज की बात होगी, तो जहां रो और कॉलम आ गए, वहां पे मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो गई। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस जहां पर भी आप स्लाइड कर रहे हो छोटे छोटे पोर्शंस पे इमेज के, तो वहां पर ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स ऑपरेशन, जिसको मैट्रिक्स स्लाइडिंग कहते हैं। मैट्रिक्स का कोई उसको स्लाइडिंग करने के लिए जो भी मैट्रिक्स हम यूज करते हैं ना, एक नई मैट्रिक्स बना लेते हैं। सपोज ये 30 by 30 की मैट्रिक्स है, और हमने 2 by 2 का एक मैट्रिक्स ले लिया, और वो एक तरीके का फिल्टर बन गया। उस फिल्टर से हम देखते जाते हैं, उस फिल्टर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसके कुछ रो और कॉलम में स्पेसिफिक वैल्यूज रखी जाती है। वो डिसाइड की जाती है कि हाँ किस तरह का काम हम करना चाहते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर प्लेलिस्ट। लेकिन हाँ, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है उस पूरे के पूरे मैट्रिक्स की। जैसे उस मैट्रिक्स को किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ऊपर स्लाइड करते हैं अपनी इमेज के ऊपर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस तरीके से उसको स्लाइड करते करते यहाँ पे काउंटिंग का काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके जहां पर भी हम इन्वॉल्व हैं इस तरीके से फिल्टरिंग करने के लिए, स्लाइडिंग करने के लिए पूरे इमेज के ऊपर या पिक्सल्स के ऊपर या पूरे मैट्रिक्स के ऊपर, देन इन दैट केस मैट्रिक्स का ही यूज होना है इमेजेस के फील्ड में, मतलब इमेज डिस्क्रिप्शन के फील्ड में। जहां पर भी ये चीज आ गई कि हाँ फीचर डिटेक्ट करना है, वो सारा का सारा क्या हो गया, मैट्रिक्स से रिलेटेड हो गया। और पूरा इमेज फीचर डिटेक्शन मैट्रिक्स का पूरा पूरा यूज करता है। इनफैक्ट अभी जो हेसियन अप्रोक्सीमेशन देखा ना, वहां पर भी एक मैट्रिक्स ही निकाली जाती है। जो आपके अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स, उन पार्शियल डेरिवेटिव्स का ये मैट्रिक्स होता है, राइट। तो ये चीज की जाती है। तो वो डिटेल में जब आप मैथमेटिक्स के पोर्शन को पढ़ेंगे, फीचर इंजीनियरिंग के या फिर डेटा साइंस के, देन यू विल बी एबल टू नो। बट अभी के लिए आप ये समझ जाइए कि अगर आप इसको आंसर देना चाहें, तो अगर इंटीग्रल इमेजेस की बात हो रही है, तो एक फिल्टरिंग अप्लाई की गई है चारों तरफ, और उसका यूज करके काउंटिंग की जा रही है सारी चीजों की। किसी एक स्पेसिफिक फीचर के लिए पिक्सल्स की काउंटिंग की जा रही है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? बी, फास्टर फीचर डिस्क्रिप्शन कैलकुलेशन, राइट। तो integral images allow for efficient computation of images sums over rectangular regions, which is essential for calculating the Har-Walvet responses। को भी आगे हम पढ़ेंगे। Har-Walvet response क्या होता है? Used in surf feature description। So surf feature description में Har-Walvet response का भी यूज किया जाता है, राइट। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। This significantly speeds up the feature extraction process। So let's see the next thing। Which of the following is not a key step in the surf algorithm? सर्फ एल्गोरिथम में कौन सा एक की स्टेप नहीं होता? सर्फ एल्गोरिथम हम किस लिए यूज कर रहे हैं? फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सी चीज नहीं होगी? ऑब्वियसली आंसर इज सी, इमेज सेगमेंटेशन। ठीक है, इमेज सेगमेंटेशन यानी इमेजेस के अलग अलग टुकड़ों को देखना, सेगमेंट करके देखना। तो सर्फ के केस में सर्फ उससे पता ही चल रहा है कि सर्फिंग कर रहे हैं पूरी की पूरी इमेज की, राइट।
तो वहां पर सेगमेंट में देखना, इट्स नॉट अ की स्टेप। मतलब एक स्टेप है बट की स्टेप नहीं है, राइट? इट्स नॉट अ की स्टेप। एक स्टेप है इसमें कि हाँ आप छोटे छोटे सेगमेंट्स पे काम करोगे, बट द थिंग इज कि इट इज टॉकिंग अबाउट द मेन स्टेप विच इज नॉट द की स्टेप। ये की स्टेप नहीं है, ये वन ऑफ द स्टेप्स है बट दिस इज नॉट द की स्टेप। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट पॉइंट डिटेक्शन, फीचर डिस्क्रिप्शन कैलकुलेशन जो अभी हमने देखा, और फीचर मैचिंग, ये तीन चीजें तो ऑब्वियसली सर्फ में जब आप सर्फिंग कर रहे हो पूरी इमेज पे तो बहुत जरूरी हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फीचर इमेज सेगमेंटेशन, देन इन दैट केस दिस इज नॉट द की थिंग। मतलब एक सेगमेंट पे काम करना हमारा सर्फ के केस में जरूरी नहीं है, मतलब ये की पॉइंट नहीं है। वन ऑफ द पॉइंट्स है बट यहाँ पर आंसर आपको देना है कि कौन सा की पॉइंट नहीं है, राइट? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाउ डज सर्फ अचीव इनवेरियंस टू एलिमिनेशन चेंजेस? किस तरीके से सर्फ एल्गोरिथम्स इनवेरियंस यानी कि इल्यूमिनेशन चेंजेस के अगेंस्ट, इल्यूमिनेशन चेंजेस यानी लाइटनिंग कंडीशन अगर बदल जाए, जैसे कोई इमेज है उसकी लाइटिंग कंडीशन बदल दी जाए, पहले कम लाइट में थी अब ज्यादा लाइट में आ गई, सेम ही इमेज को, एक ही इमेज को अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में दिखाया जाए, तो उस केस में जब हम इमेज को पहचाने तो पहचान पाए, यानी वी आर इनवेरियंस यानी अप्रभावित हैं इल्यूमिनेशन चेंजेस से। यानी कि अगर उसकी चमक बढ़ती है घटती है तो उससे हमें प्रभाव नहीं पड़ रहा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसी को कहते हैं इनवेरियंस। सो हाउ डज सर्फ अचीव इनवेरियंस टू इल्यूमिनेशन चेंजेस? इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड हियर। तो पहला ऑप्शन है बाय यूजिंग अ नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स, दूसरा है बाय एम्प्लॉइंग लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमेज इंटेंसिटी, बाय कैलकुलेटिंग द इंटीग्रल image over a larger region, by using Haar velvet response which are relatively insensitive to illumination variation, right? कौन सा इसमें आंसर सही होगा? The correct answer is D, by using Haar velvet response which are relatively insensitive to illumination variance, right? Variations। इसमें क्या किया जाता है, एक हार वेलवेट रिस्पॉन्स होता है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव है इल्यूमिनेशन वेरिएशन, यानी जहां पर भी वेरिएशन चेंज हो रहा है वहां पर ऐसा हो नहीं सकता कि ये पहचान ना पाए। ये उसी चीज को पहचानने के लिए ही हार वेलवेट रिस्पॉन्स का यूज किया जाता है। तो यहां पर आपने एक्सप्लेनेशन देखा होगा, नीचे लिखा हुआ है हार वेलवेट रिस्पॉन्सेज आर कैलकुलेटेड बाय समिंग पिक्सल इंटेंसिटीज विदाउट स्पेसिफिक रीजंस ऑफ इमेज। दिस अप्रोच इज रिलेटिवली insensitive to change in overall image intensity, making surf robust to illumination variations। यहां पर भी कुछ और नहीं होता, सीधी सी बात है, अगर पूरी इमेज पे कुछ स्लाइड कर रहे हो, पूरी इमेज को चेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ फिल्टर लगा के चेक करोगे, सीधी सी बात है। यहां पर फिर मैट्रिक्स ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो गए, तो मैट्रिक्स ऑपरेशंस जहां पर भी इन्वॉल्व होते हैं वहां पर एक फिल्टर मैट्रिक्स बनाई जाती है। उस फिल्टर मैट्रिक्स का यूज करके ये देखा जाता है कि कहां पर अगर मैं इस फिल्टर मैट्रिक्स को लगाऊं तो कहां पर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर मेरे को ज्यादा जो है ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं जो कि काफी वेरिएशन रखते हैं। ठीक है, मतलब रिजल्ट बड़ा आ रहा है, मेरा डिपेंड करता है कि बड़ा रिजल्ट आ रहा है छोटा रिजल्ट आ रहा है, मतलब जैसा फंक्शन आपने बनाया होगा। जैसे अगर एक इमेज है जिसमें कुछ इंटेंसिटी अलग है, आगे चल करके अचानक से इंटेंसिटी बदल जाती है, राइट? तो होगा क्या कि जहां पे बाउंड्री, जो बाउंड्री होगी जहां पे इंटेंसिटी बदल रही होगी, वहां पर उस बाउंड्री पर रिस्पॉन्स हाई आएगा। ये फिल्टर ही ऐसा बनाया जाता है, हार वाल्वेट रिस्पॉन्स के लिए एक जो फिल्टर बनाया जाता है, मैट्रिक्स बनाया जाता है, उस मैट्रिक्स को समझना पड़ता है कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि कैसा मैट्रिक्स बनाएं। और वो मैट्रिक्स जब पूरी की पूरी इमेज पे स्लाइड किया जाता है तो ऐसी पोजीशंस वन बाय वन स्लाइड करते हो, ऐसे कोई भी स्लाइडिंग जहां पर आपको बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा शार्प रिस्पॉन्स मिले कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा मिल रहा है जितना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर एक जैसी इल्यूमिनेशन है तो जो है आपका रिस्पॉन्स है वो इतना शार्प नहीं आएगा। जैसे ही इल्यूमिनेशन में चेंज होगा, कहीं पर कोई डार्क सी लाइन उसे मिल गई या कोई डार्क पोर्शन मिल गया जहां पर उसको रिस्पॉन्स काफी शार्प मिल रहा है, बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब पिक्सल्स के डिफरेंसेस में डिफरेंस बड़ा आ रहा है, राइट? जैसे अगर जितनी इंटेंसिटी एक पिक्सल की है दूसरे की भी अगर उतनी ही है तो इसका मतलब है कि ये इंटेंसिटी एक इंटेंसिटी वाली पूरी इमेज है अभी, राइट? क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है इंटेंसिटी में। लेकिन जैसे ही इंटेंसिटी बदली वैसे ही एक शार्प रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं यहाँ पर पिक्सल्स के डिफरेंस जो आ रहे हैं स्लाइडिंग मैट्रिक्स के जरिए जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो पिक्सल के डिफरेंस अचानक से बढ़ गए, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी अगर 255 थी और इसकी इंटेंसिटी अगर 176 है तो ऑब्वियसली एक बड़ा डिफरेंस आ गया। बट अगर उसकी भी 255 थी, इसकी भी 253 थी, तो इसका मतलब है कि ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी इमेज एक है और ये एक इल्यूमिनेशन को दिखा रही है, और दूसरा एक बाउंड्री हमें मिल गई जहां पे हम बड़ी इल्यूमिनेशन को देख रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से जो इल्यूमिनेशन का डिफरेंस है उस चीज को आइडेंटिफाई करके ये एक तरीके से इस चीज को लेकर के इनसेंसिटिव हो जाता है, इनवेरियंस ऑफ इल्यूमिनेशन चेंजेस।
ये इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती अगर इल्यूमिनेशन चेंजेस हो रहे हैं तो उस इमेज को पहचान पाना, राइट। तो ये इनवेरिएंट रहता है। तो इस तरीके से जो हार वॉल्वेट रिस्पॉन्स है जो इजिली आइडेंटिफाई कर पाता है कि कहाँ पे इल्यूमिनेशन चेंज हो रहे हैं, सो दैट उसी एल्गोरिथम का यूज करके आप इमेज को डिटेक्ट कर सको, सो दैट आपकी जो इल्यूमिनेशन चेंजेस की वजह से इमेज को पहचानने की कैपेबिलिटी है मशीन की, वो खो ना जाए, वो बनी रहे। उसके लिए हम कौन सी तकनीक यूज करते हैं? हार वेलवेट रिस्पॉन्स, वेवलेट रिस्पॉन्स, नॉट वेलवेट, हार वेवलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये है चौथे का आंसर। पांचवा देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सर्फ एंड शिफ्ट। शिफ्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। शिफ्ट एक जैसे ये एक टेक्निक है फीचर एक्सट्रैक्शन की, वैसे ही शिफ्ट भी एक टेक्निक है फीचर एक्सट्रैक्शन की, इमेज के फीचर एक्सट्रैक्शन की। अब बात यह है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो सर्फ क्या करता है? सर्फ एक डिफरेंट इंटरेस्ट पॉइंट डिटेक्टर इसके पास, सर्फ यूजेस अ डिफरेंट इंटरेस्ट पॉइंट डिटेक्टर, ठीक है। सर्फ इज मोर कंप्यूटेशनली एफिशिएंट। तीसरा है, सर्फ इज मोर रोबस्ट टू स्केल चेंजेस, सर्फ इज बेटर सूटेड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही काम एक जैसा करते हैं। मैं आपको बता दूं, दोनों ही फीचर एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। तो आप देखिए कि इसमें आंसर आपका कौन सा सही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या डिफर कर रहा होगा। आंसर है बी, सर्फ इज मोर कंप्यूटेशनली इफिशियंट, ठीक है। दोनों यूज तो एक ही चीज कर रहे हैं, लेकिन सर्फ जो अभी हमने पढ़ा वो एफिशिएंट ज्यादा है कंप्यूटेशन करने में, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, सर्फ ये इंटीग्रल इमेजेस को देखता है, पूरी की पूरी इमेज को एक इमेज लेकर के चलता है, अलग अलग पोर्शंस पे काम नहीं करता। लेकिन शिफ्ट क्या करता है? शिफ्ट के केस में ये क्या करता है कि छोटे छोटे जो इमेजेस के सेगमेंटेशन है, उस जो सेगमेंट्स हैं उन पर काम करता है शिफ्ट। अलग अलग सेगमेंट्स पे काम करने की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा स्लोअर होता है। बट ये पूरी की पूरी इंटीग्रल इमेज को लेने के कारण और फिर उसके बाद जो है आपका मैट्रिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने के कारण एक बड़े पिक्चर पे, एक पूरी की पूरी इमेज पे, इस वजह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी फास्टर हो जाती है। तो ये उसको कंप्यूटेशनली एफिशिएंट बना देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे शिफ्ट के बारे में। लेकिन हाँ, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में मैं कहीं कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट्स बताता जा रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आई शुड एक्सप्लेन इट इन द लेमैन टर्म्स, ठीक है, सो दैट आप उस मैथमेटिक्स से और यहाँ पर जो चीजें हैं उससे दोनों से रिलेट कर पाएं, राइट। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक लेमैन के टर्म्स में, फिर उस लेमैन को आप मैथमेटिक्स से कैसे रिलेट करेंगे, कहाँ मैथमेटिक्स का यूज होता है और रियली वही मैथमेटिक्स यूज हो रही है। जब आप पढ़ेंगे इसे, अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो आपको पता होगा कि हाँ क्या किया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है, और आपने मैथमेटिक्स में क्या किया होगा इन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।